ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एएचडीपी फिजियोलॉजी में आज हम जो है मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। खनिज लवण। पीछे हमने विटामिन्स के बारे में, पिछला हमारा लेक्चर था विटामिन्स के बारे में, और अब जो है आज जो हम मिनरल्स का डिस्कस करेंगे, मिनरल्स के बारे में। तो कुछ आवश्यक खनिज तत्व मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, क्लोरीन, इसके बाद में पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम, कॉपर, ये कॉपर दो बार नहीं, जिंक, आयोडीन, मोलिब्डेनम एंड सेलेनियम आदि कई सूक्ष्म एंजाइम तंत्र के अंग होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं, सूक्ष्म एंजाइम तंत्र के अंग होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्रियाओं को उत्तेजित करने वाले एक्टिवेटर या एक्शन को शुरू करने वाले होते हैं। कुछ खनिज तत्व शरीर में होने वाली कुछ क्रियाओं को कम या धीमा, स्लो कर देते हैं। इन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं। एक एक्टिवेटर और इनहिबिटर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई क्रियाएं बॉडी में बढ़ गई हैं, तो जैसे आम तौर से जो है बीपी बढ़ जाता है, तो अब उसको डाउन के लिए हमारे पास पोटेशियम, इसकी अगर अधिक मात्रा लेते हैं तो उसको नॉर्मल में ले आता है पोटेशियम। एक सिंपल उदाहरण है, सीधा सा, कि जो चीज़ अब सोडियम है वो बढ़ाता है इसको, हार्ट रेट को सोडियम बढ़ा, बीपी बढ़ाता है, और पोटेशियम जो है उसको डाउन करता है। तो ये कहीं एक्टिवेटर है जो सोडियम है, और जो पोटेशियम है वो इनहिबिटर है। शरीर में खनिज तत्व कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। हड्डियों की दृढ़ता, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे के सारे दृढ़ता व मजबूती खनिजों के कारण ही होती है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस मेन जो है होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर तथा शरीर के अन्य द्रवों में खनिज तत्व घुले हुए होते हैं। रुधिर तथा शरीर के अन्य द्रव्य मेरे ख्याल से शायद हमने पढ़ लिए बॉडी के सारे क्या कौन कौन से हैं द्रव्य, इनके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इनमें सब में जो है ये खनिज तत्व घुले होते हैं। रुधिर कोशिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन वर्णक में लोहा तत्व आयरन होता है। खुराक में आयरन व कॉपर की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, अर्थात रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी सेल के अंदर, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म जो एनर्जी देगी, तो वो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो शरीर जो है क्या रहेगा, शिथिल रहेगा, एक्टिव नहीं होगा। जब तक इनकी पूर्ति नहीं होगी, अगर मान लीजिए आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन जहाँ कम है ऑक्सीजन बाइंडिंग कम होगी, ऑक्सीजन जाएगी नहीं उसमें सेल में, तो कैसे मेटाबॉलिज्म होगा। आगे मेटाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में कि ये सेल के अंदर किस तरह से होता है, और फिर ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसी एनर्जी से चल रहे हैं, इसी एनर्जी से ये सेल है सारे रिपेयर हो रहे हैं। शरीर में सोडियम क्लोराइड व पोटेशियम मुख्य तथा अम्ल क्षार संतुलन, आइसोटोनिक प्रेशर को बनाए रखने में काम आते हैं। ये पानी के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करते हैं, व कोशिकाओं में पोषक तत्वों के प्रवेश को प्रभावित करते हैं। कोशिकाओं में पोषक तत्वों के प्रवेश को प्रभावित करते हैं। अस्थियों में पाए जाने के कारण कैल्शियम, फास्फोरस में मेटाबॉलिज्म आपस में जुड़े रहते हैं।
अस्थि विकास, वृद्धि व प्रजनन में मैग्नीज की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन निर्माण एवं रक्त कोशिकाओं को परिपक्व करने के लिए कॉपर की आवश्यकता होती है। कॉपर और आयरन, आयरन के अवशोषण के लिए कॉपर का होना आवश्यक है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम फास्फोरस का रेशो 2:1 होना जरूरी है। ये नोट कर लेना, इसमें शायद आगे आएगा, दिया है तो, नहीं तो नोट कर लेना। अगर कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन अगर विटामिन डी है तो ही होगा, वरना उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसी तरह से आयरन के अवशोषण के लिए कॉपर का होना बड़ा जरूरी है। कॉपर नहीं है तो आयरन का अवशोषण, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीकरण के कैटालिस्ट का कार्य करता है। कैटालिस्ट आपने पढ़े होंगे, केमिस्ट्री आपने जरूर पढ़ी है। तो जो रिएक्शन होते हैं उनमें कैटालिस्ट अगर डाल दिया जाए तो वो जल्दी रिएक्शन पूरा हो जाता है, तो उत्प्रेरक का निर्माण करता है। विटामिन B12 के निर्माण में कोबाल्ट का होना आवश्यक है। ये अंडरलाइन कर लेना इनको। देखिए, जो मैंने तीनों बताए आपको, कैल्शियम फास्फोरस मेटाबॉलिज्म आपस में जुड़े हैं। हीमोग्लोबिन निर्माण एवं रक्त कोशिकाओं को परिपक्व के लिए कॉपर की आवश्यकता है, और कॉपर के अवशोषण के लिए आयरन के अवशोषण के कॉपर का होना जरूरी है, अंडरलाइन। और विटामिन B12 के निर्माण में कोबाल्ट का होना आवश्यक है। तो आमतौर से आप इसको नोट कर लेना अपनी बुक में। आमतौर से जो भी जानवर कमजोर होते हैं उनमें कॉपर कोबाल्ट की टेबलेट आती है हॉस्पिटल में, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। तो जानवरों को वो बांटी जाती हैं कि ये 5-5 गोलियां, कोकू नाम से आती हैं, 5 गोलियां सुबह 5 शाम को। जो जानवर बोलते नहीं हैं, ईट में नहीं आते हैं, कईयों को इन मिनरल्स की कमी होती है, तो उसमें आयरन पूरा हो गया, कोबाल्ट आप दे रहे हो, कॉपर दे रहे हो, तो कॉपर आयरन का अवशोषण करवाएगा, विटामिन B12 जो है वो निर्माण होगा। तो ये कई चीज़ें पूर्ति हो जाएंगी उसके अंदर। सिर्फ सिंपल गोलियां आती हैं, ये बहुत ही सस्ती कोकू नाम की टेबलेट आती हैं। कॉपर कोबाल्ट की कोई भी गोलियां हो, कोकू नाम से ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें समझ आ गई, ये यहाँ समझना है आपको कि वो क्या बेनिफिट करेंगी। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो। जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन तंत्र में सूक्ष्म जीवियों द्वारा ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स निर्मित किए जाते हैं। इनके निर्माण के लिए पशु आहार में पर्याप्त मात्रा में कोबाल्ट का होना जरूरी है। तो आप देखिए, जब कोबाल्ट मिलेगा तो ये सारे B कॉम्प्लेक्स, ये आता है कई बार B12 का निर्माण। अब कोबाल्ट की अगर कमी हो जाए, कोबाल्ट की कमी हो जाए तो पशु में आगे लिखा होता है क्या नहीं बनेगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स ध्यान रखना चाहिए। जुगाली करने वाले पशु में आहार में विटामिन B12 का होना आवश्यक है। उसमें पर्याप्त मात्रा में उस विटामिन को बनाने की क्षमता नहीं होती। जुगाली जो नहीं करते हैं उनको B कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। अब हम जानेंगे इनमें मेजर मिनरल्स कौन से हैं और माइनर जो है वो कौन से हैं। मेजर और माइनर ये हमें पता चलना चाहिए। मेजर वो हैं जो ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए, माइनर वो जो कम मात्रा में चाहिए। तो मेजर में कैल्शियम भरपूर देते हैं हम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन, मैग्नीशियम व सल्फर। ये जो हैं ये 7, ये आपको याद करने हैं। ये पूछे जाते हैं कई बार, मेजर मिनरल्स के नाम लिखो, तो ये 7 आपको पता होना चाहिए। या माइनर जो है, या ट्रेस मिनरल, कोई 7 नाम लिखो या कोई 5 नाम लिखो, 2 नंबर के, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए
मैग्नीज, आयरन, कॉपर, आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, ब्रोमीन और सिलिकॉन। ये जो हैं वो मिनरल माइनर हैं, ट्रेस कम चाहिए। जो मेजर एलिमेंट्स के बारे में, पहले कैल्शियम या शरीर में पाए जाने वाले सभी खनिज तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह अस्थियों व दांतों के निर्माण व वृद्धि में सहायक है। यह रक्त का थक्का बनाने में भी सहायक है। पेशियों के कार्य में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम की कमी से छोटे पशुओं में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, कल मैंने बताया था। प्रौढ़ पशुओं में ओस्टियोमलेशिया, हड्डियां कमजोर, और ओस्टियोपोरोसिस लिख लो आगे, ओस्टियोपोरोसिस, ये भी इसी के कारण होता है। रिकेट्स टेढ़ा होना हड्डियों का, ओस्टियोमलेशिया कमजोर होना हड्डियों का, वीक होना, और ओस्टियोपोरोसिस उनके अंदर ये भी कमजोरी का ही है, लेकिन उसके अंदर सुराख, बारीक बारीक सुराख का हो जाना। ये आपको इसमें कहीं ना कहीं डायग्राम आएगा तो आपको बताएंगे। यदि मादा पशुओं में गर्भावस्था के अंतिम दिनों में कैल्शियम की कमी हो जाए तो प्रसव के बाद मिल्क फीवर रोग हो जाता है। अंडरलाइन कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क फीवर। मुर्गियों में कैल्शियम की कमी से अंडे का कवच आवरण पतला कमजोर रह जाता है। नेक्स्ट वन इज फास्फोरस। यह अस्थियों दांतों के निर्माण में सहायक होता है, वह साथ ही ऊर्जा उत्पादन में भी सहायक होता है। यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंडरलाइन, यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंडरलाइन। फास्फोरस की कमी से रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया ऊपर बता रखा है, रोग हो जाते हैं। तथा अब इसे अंडरलाइन कर लें, डबल अंडरलाइन करें, इससे पाइका नामक रोग व जनन क्षमता में भी कमी आती है। पाइका क्या होता है? अखाद्य पदार्थों का पशु द्वारा खाए जाना। आएंगे ये केस आम, गांव में जैसे जाओगे कह जी ये चारा खाना, उधर की तरफ तो ध्यान नहीं देता, ये जो है मिट्टी है, भींत को चाटना है, दीवार को चाटना है, इधर उधर की और चीज़ें उनको खाता है। मतलब इसमें फास्फोरस की कमी है, तो रोग को कहते हैं पाइका रोग। सोडियम, यह शरीर में पीएच नियंत्रण के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे पेशीय कार्य की व तंत्रिकीय कार्यों में सहयोग करता है। पीएच को कंट्रोल करता है, पीएच नियंत्रण। पोटेशियम, यह शरीर में अम्ल क्षार संतुलन व कोशिकाओं में प्रासरण दाब को बनाए रखने जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्य। अभी मैंने बताया आपको, पोटेशियम बीपी को डाउन लाता है, मेंटेन करता है कोशिकाओं में, और यह अम्ल क्षार का संतुलन करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अम्ल क्षार का संतुलन, अगर क्षार ये हो जाए खून तो ये बहुत बड़े नुकसान करता है, बहुत बड़े नुकसान करता है। अगर खून क्षारीय हो जाए ज़्यादा, ये जितनी बीमारियां हैं वो सारी की सारी लग जाती हैं, एसिडोसिस से लग जाती हैं। एसिडोसिस हो तो गड़बड़, ज़्यादा अगर एल्कलाइन हो गया तो गड़बड़। तो ये बैलेंस रखता है पोटेशियम। एसिडोसिस तो एक इतना वो है, ब्लड की सारी बीमारियां एसिडोसिस से होती हैं। जितना भी ये क्या नाम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जमाव है नाड़ियों में, ये एसिडोसिस का ही परिणाम है। तो इसमें जो है पोटेशियम इसको अपनी कोशिश जहाँ तक होती है उसकी संतुलन करने का महत्वपूर्ण काम करता है। मैग्नीशियम, शरीर में पाए जाने वाले मैग्नीशियम का 70% भाग कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम में पाया जाता है। शरीर में
कुछ क्रियाओं को सक्रिय करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये हमने मेजर जो है वो एलिमेंट्स पढ़ लिए। अब हम माइनर एलिमेंट्स, ट्रेस, जो बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, इनकी बहुतायत तो नुकसान करती है, उनकी कमी नुकसान करती है। वो बहुतायत मात्रा में चाहिए, ये हल्की कम मात्रा में चाहिए। तो सबसे पहला आयरन, यह हीमोग्लोबिन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पता है हमें हीमोग्लोबिन के अंदर होता ही आयरन है। वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसके साथ ही त्वचा में मेलेनिन निर्माण में सहायक होता है। मेलेनिन पिगमेंट, हमारी बॉडी में ये जो कलर है मेलेनिन पिगमेंट के कारण है। अंडरलाइन कर लेना इसको। तो ये जो है आयरन इसका निर्माण करता है, मेलेनिन पिगमेंट। अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना। स्किन का कलर हमारे जो है इस तरह का है, वो इसकी मेलेनिन पिगमेंट के कारण। आयरन की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी, अनीमिया को कहते हैं, खून की कमी। वह शरीर की वृद्धि दर कम हो जाती है। जिंक, यह मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आगे पढ़ेंगे अपन मेटाबॉलिज्म। इसकी भूमिका खास होती है। इसकी कमी से त्वचा रोग, वृद्धि दर कम हो जाना, व प्रजनन क्षमता कम हो जाना। एक और जो मुझे इसके बारे में जानकारी है, जिंक की कमी से बाल जो है गिरने लग जाते हैं। ये भी है इसका, बाल गिरते हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन बालों का झड़ना, ये रूखापन और बालों का झड़ना, क्योंकि इसमें जिंक और विटामिन ए दोनों मिला के देते हैं। ये मुझे यहाँ बालों का सफ़ेद जल्दी होना, जल्दी उम्र में हो जाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। बालों का छोटी उम्र में सफ़ेद हो जाना, जिंक की कमी, ये नोट कर लेना, आप लिख लेना इसको। कॉपर, यह आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। पीछे हमने पढ़ा, अंडरलाइन। साथ ही यह रक्त निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसकी कमी से रक्त की कमी होती है। मैग्नीज, हमने पढ़ा Mg और Mn, वो मैग्नीशियम, ये मैग्नीज। इसका मुख्य कार्य कुछ एंजाइम क्रियाओं को सक्रिय करना होता है। आयोडीन, यह थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन थायराइड में आयोडीन की कमी से आपने पता बढ़ा होगा, तो ये क्या होता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। ये सूज जाता है कंठ के पास, यहाँ थायराइड। ये थायरॉक्सिन जो है वो हार्मोन का निर्माण करता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। आगे कितने वैल्यूएबल काम हैं उसके। वह शारीरिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से घेंगा, ग्वाइटर रोग हो जाता है। मनुष्य में क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है तथा शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होता। अब इसका थोड़ा मतलब हम देख लेंगे। क्रिटिनिज्म, अगर यही है शारीरिक या मानसिक विकास नहीं होना, तो इसको चेक कर लेंगे। ये वर्ड नया है मेरे लिए, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, देख लेंगे। कोबाल्ट, या विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा, अंडरलाइन। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, भेड़ों में ऊन के उत्पादन में कमी हो जाती है। मोलिब्डेनम, ये कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में, ऑक्सीडेशन, महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। ऑक्सीडेशन, एनर्जी, ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी पैदा होगी ना, बर्निंग होगी तो एनर्जी पैदा होगी। मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीकरण में सहायक है। मेमनों में इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। सेलेनियम, अंडरलाइन कर देना भाई इसको, मैंने आपको पीछे भी बताए हैं, जो जो मैंने अंडरलाइन करवाए कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम, यह विटामिन ई के अवशोषण में सहायक होता है। इसकी कमी से त्वचा संबंधी रोग व प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अंडरलाइन कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है सेलेनियम।
इसका होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि प्रजनन क्षमता मेल और फीमेल और विटामिन ई का अवशोषण नहीं होगा तो कितने रोग होंगे विटामिन ई की कमी से। देखना, हमने विटामिन ई को पढ़ा है, जो रोग हैं वो नहीं सारे के सारे होंगे अगर इसकी कमी होगी। तो ये विटामिन ई के अवशोषण के अंदर सेलेनियम नहीं होगा तो शोषण नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, और अवशोषण नहीं होगा तो कार्य नहीं हो पाएगा। विटामिन ई जो है प्रजनन क्षमता के लिए बहुत बहुत रोल बड़ा अदा करता है। तो जहाँ आपके पास समस्या आएंगी, गा बोली को नहीं रहती नहीं है, तो ये चीज़ें जो है ये बताएगा कि कहीं ना कहीं सेलेनियम आपको मिनरल मिक्सचर में देना है, विटामिन ई किसी तरह का उपलब्ध है देना है। अब आता है जल, वाटर। हमारे ट्रेस एलिमेंट, ये जो माइनर और मेजर दोनों हो गए, ट्रेस एलिमेंट और मेजर एलिमेंट। अब हमारे पास आता है जल। जल शरीर के लिए अति आवश्यक है। पशु शरीर को जल प्राप्ति के मुख्य साधन पानी पीना है। भोज्य पदार्थों के साथ पानी की आपूर्ति है। बहुत से ऐसे हैं जिनमें जो खाद्य पदार्थ है उनमें भी पानी की बहुतायत होती है। जैसे इनमें हरा चारा है, सारा पानी होता है। हम भी खीरा खाते हैं सलाद के अंदर, तो पानी भरपूर होता है उसमें पानी। जल शरीर में कोशिकीय प्रत्यास्थता व दृढ़ता, सेलुलर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? रबड़ की तरह खिंचाव, और जिसमें इलास्टिक बोलते हैं ना, इलास्टिक आपने देखा होगा, ये खिंच जाता है, छोड़ते हैं वही आ जाता है। इलास्टिक, सेलुलर इलास्टिसिटी, सेल में वह रिजिडिटी, टूटता नहीं है। तो ये जो है महत्वपूर्ण विलायक, सॉल्वेंट का कार्य करता है। विलायक उपापचय, मेटाबॉलिज्म, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस व आयनिक क्रियाओं में भागीदारी, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट का कार्य करता है। लुब्रिकेशन का कार्य विभिन्न पदार्थों का संचरण, ट्रांसपोर्ट, शरीर का तापमान नियंत्रण, थर्मोरेगुलेशन, विभिन्न क्रियाओं के लिए रिएक्टिंग मीडिया प्रदान करने व शरीर के सभी तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जैसा कार्य इसके द्वारा जो है वो संपन्न होता है। तो आज हमने 7th जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसमें जो मैंने अंडरलाइन किए, कोई कहीं छोटा मोटा मुझे नहीं ध्यान में आया तो वो मैं आपको दोबारा, इसका ये क्रिटिनिज्म कहीं शब्द नहीं है, देखा पड़ा, खैर देखना पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं है, इसको मैं देख लेता हूँ। तो आज लगभग हम एक जो है हमारे पास, हमने इसको सर्कल को शायद मैंने देखा है कि छोड़ दिया था, हालांकि कुछ है नहीं। पोषक के प्रमुख, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। इसमें ये जो क्लासिफिकेशन 75 पे दे रखा है, इसमें वो हमने एज इट इज तो पढ़ लिया उसको। अगर इसको हम पहले पढ़ते तो ये बात बनने वाली नहीं थी। अब जो हमने उसको पढ़ लिया, जब आप लेक्चर सुनो तो ये अपने आप इसी पे आप ध्यान दोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एनालिसिस। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में NFE, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, और क्रूड फाइबर। क्रूड मोटा क्रूड, जैसे तेल है पृथ्वी से जब जमीन से निकलता है तो क्रूड होता है वो, क्रूड फाइबर। अभी देखिए नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट में क्या है। अब मैं पहले पढ़ते तो आपको पता ही नहीं था कि मोनोसेक्राइड क्या है। अब आपको पता है मोनोसेक्राइड क्या है, लेक्चर सुन लिया। डाइसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, पढ़ लिए हमने। तो पॉलीसेक्राइड क्या है? 10 से ज़्यादा नहीं, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड, ओके। मोनोसेक्राइड
पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, यस, डाइसेक्राइड, हाँ ये हमने पढ़ लिए हुए हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, डाइक्रेस, हाँ ओलिगोसेक्राइड्स में तो है, यस, डाइसेक्राइड्स। तो ये हमारे पास जो है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हमने पढ़ लिया। पॉलीसेक्राइड, अच्छा क्रूड फाइबर में पॉलीसेक्राइड इनसोलुबल और लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। अब ये हमने इसको पढ़ा है, अब आपके आराम से ध्यान में आ जाएगा। ये देखिए मोनोसेक्राइड में क्या था, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज और मैनोज। डाइसेक्राइड में क्या था, अभी देखा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और इसमें पॉलीसेक्राइड में स्टार्च। अब लिपिड्स में हमने क्या पढ़ा, वो भी फैट भी हमने पढ़ लिया, ये अब समझ में आएंगे। सिंपल में फैटी एसिड्स और स्टीरोल्स। स्टीरोल में क्या है, कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्टीरोल। फैटी एसिड में इधर जो है पाल्मिटिक, ऑलिक, स्टीरिक, लिनोलिक और अर्किडोनिक। तो ये अब कंपाउंड में, ये सिंपल है लिपिड्स, और ये कंपाउंड में ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सेस। तो इसमें ट्राइग्लिसराइड्स में ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड सच है एज ए बटर फैट, lard, beef tallow, any soybean oil, सोयाबीन ऑयल। तो इनमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ऑयल में जितने हैं हमारे पास, ऑयल में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये आप जब कभी ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, जब आप लिपिड प्रोफाइल बनवाते हैं तो उसमें पता चलता है, फिर कहते हैं फैट मत खाओ, कौन कौन से तेल बंद कर दो, तो तेल में ही है ट्राइग्लिसराइड। फॉस्फोलिपिड्स, लेसिथिन, सिफिलिन एंड स्फिंकोमाइलिन। वैक्स में है एस्टर्स ऑफ ए फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल, दस पाल्मिटिक एसिड व माइरिसिल एल्कोहल इन बीज वैक्स। बी मधुमक्खी, ये जो छत्ता होता है उसको हम उसमें से शहद तो निकाल लेते हैं, बाद में जो बचता है उसका वैक्स, वो वैक्स कहलाता है, वैक्स बनता है उसका। ये भी आप फार्माकोलॉजी में कंप्लीट पढ़ोगे क्या क्या होते हैं। आगे नेक्स्ट ईयर में आपको इसकी डिटेल जो है वो बताई जाएगी। उसके बाद में नाइट्रोजिनस कौन कौन से हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। तो नॉन प्रोटीन में अमीन्स, फ्री अमीनो एसिड्स, यूरिया। प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमने पढ़ लिए, सेमी एसेंशियल पढ़ लिए, नॉन एसेंशियल हमने पढ़ लिए। तो ये हमने सारे नाम, अब ये आपके ये जो खाका है बनाया हुआ, ये पूरा जब पढ़ लिया तो अब ये समझ में आएगा। जब आप पढ़ लोगे तो ये कि हाँ ये चीज़ें हमने आगे पढ़ी हैं। इनमें क्या था, एसेंशियल में आर्गिनिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ये हमने पढ़ लिए, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन और फिनाइलालिन। इसके बाद में थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफेन और वेलिन। सेमी में क्या था, अमीनो एसिड में सिस्टीन, उसके बाद में सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मिथ्योनिन, टायरोसिन, सिंथेसाइज अप्राकृतिक, एक प्राकृतिक है एक अप्राकृतिक, सिंथेसाइज तैयार किए हुए, बनाए हुए, सिंथेटिक नहीं होता। कहते हैं ना कि ये कॉटन है तो उसके अंदर जो है पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक है। तो चेक करते हैं, कई बार घर लाते हैं तो कितने % है, कहीं सारा ही तो नहीं पॉलिस्टर दे दिया। सिंथेटिक कपड़ा आपने पढ़े होंगे ना सारे, जानते हैं सब। फ्रॉम फिनाइलामीन, फिनाइलालेनिन। उसके बाद में आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एलानिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लिसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड प्रोलिन, सिरिन। अब विटामिन्स में हमने अब आगे अभी हमने पढ़ लिए पीछे,
फैट सोल्यूबल हैं कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से, अब कितना आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो ए कैरोटीन ही कहते हैं इसको, D2D3 यानी कि ADEK ये हमने पढ़ा, ये फैट सोल्यूबल हैं। वाटर सोल्यूबल में सारे बी कम्प्लेक्स आ जाते हैं, सी भी आ जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये हमने ये पेंटोथिन ये सारे पढ़ लिए हैं। अब मिनरल आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मिनरल्स आज हमने कंप्लीट किए हैं सारे के सारे। तो ये भी मिनरल्स में एसेंशियल एंड पॉसिबल एसेंशियल मिनरल्स, मैक्रो जो बड़े हैं ज़्यादा चाहिए, माइक्रो जो छोटे हैं कम चाहिए। तो इसमें हमने देखा बेरियम, ब्रोमीन, निकल, स्टोर्नियम, टिन एंड वेनेडियम, तो ये हमारे पॉसिबल एसेंशियल मिनरल्स में आते हैं। माइक्रो में हमने पढ़ लिया ये क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, इसमें हमने पढ़ लिया मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, सिलिकॉन एंड जिंक। मैक्रो में कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड सल्फर। तो ये अब क्या है, ये खाका इसलिए नहीं मैंने आपको पढ़ाया था, ये सारे आपके अब समझ में आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट है पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, इन्होंने 2 चैप्टर नहीं शायद एक चैप्टर का, यहाँ एक चैप्टर का, ये पूरा खाका बड़ा अच्छा एक इन्होंने ये बना दिया। तो आपके ये ध्यान में रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन मोनो हमने पढ़े थे, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो ये अब हमने कंप्लीट इसको कर दिया है। तो नेक्स्ट में देखते हैं आपके 7 लेक्चर में 1 सेकंड जो है वो लेक्चर रह गया है, यानी कि मिड टर्म आपका मिड टर्म तक का कंप्लीट होने जा रहा है। तो 1 सेकंड को देख लेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इसको स्टार्ट करके कंप्लीट एक बार कर देंगे और 8th चैप्टर जो है हम बाद में देख लेंगे। लेकिन 7 तो कंप्लीट करें, मिड टर्म का कंप्लीट हो जाए तो 8वें को कर लेंगे। अगर मिड टर्म में है तो देख लेते हैं, और नहीं तो ये 7 तक ही आपका मिड टर्म है, इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।